छावा एक ऐसी फिल्म जो तुम्हारे अंदर जुनून भर देगी, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी कि ऐसे ऐसे वीर हमारी धरती पर पैदा हुए थे और अत्याचारी औरंगजेब भी उनका कुछ उखाड़ नहीं पाया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में छावा मूवी को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसके साथ इसकी एंडिंग को भी अच्छे से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है तब की जब हमारे देश में महान संस्कृत का निर्माण हो रहा था। भारत देश में बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे थे और हर धर्म के लोगों का सम्मान किया जाता था और सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहा करते थे। बट हमारे देश में उसी समय बाहर देश से आए आक्रमणकारी अटैक करने लगते और हमारी संस्कृति और मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचाने लगे। यानी उनका उद्देश्य था लूटपाट और हमें अपनी ही जमीन से भगाना। 16वीं सदी में पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ, जो बहुत ही क्रूर और निर्दयी थे। हालांकि उस समय कई भारत के शासक उनसे लड़ने को और भगाने की कोशिश किए, बट वह मुगल को हरा नहीं पाए और 17वीं सदी में मुगलों का सबसे अत्याचारी बादशाह औरंगजेब गद्दी पर बैठा, जिसने गद्दी के लिए खुद के भाई को मरवा डाला। यहाँ तक कि वह औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में रखा। ऐसे अत्याचारी बादशाह ने सारी हदें पार कर दी थी। बट वो कहते हैं ना, जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा तब तब धरती को बचाने किसी महापुरुष ने जन्म लिया। वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और उनकी लड़ाई किसी भी धर्म के विरुद्ध में नहीं थी, बल्कि वह उन लोगों के खिलाफ थे जो हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे थे, जो लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। अब औरंगजेब छत्रपति शिवाजी से कई बार आक्रमण किया, बट हर बार असफल रहा। तो कहानी आगे बढ़ती है लाल किला दिल्ली में, जहाँ पर मुगल बादशाह औरंगजेब अपने सिंहासन पर बैठा था और तभी उसका एक सिपाही उसे बताता है कि दक्कन का शिवा, मराठों का छत्रपति, इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब ये खबर सुनकर मुगल दरबार में खुशियों की लहर गूंज पड़ती है, क्योंकि वह तरस रहे थे कि दक्कन का शेर कब मरे और हम मराठा साम्राज्य पर कब्जा कर ले। क्योंकि जब तक शिवाजी महाराज थे तब तक औरंगजेब कुछ उखाड़ नहीं पाया। बट औरंगजेब ये बात अच्छी तरह से जानता था और वह खुश नहीं था। वह कहता है कि इतने दिन हो गए, मेरे कान तरस गए, लेकिन एक भी अच्छी खबर नहीं लाए। अब दरबार के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे इतनी बड़ी खुशी की बात है और ये खुश नहीं हुआ। तो औरंगजेब भी ये एक्सेप्ट करता है कि शिवाजी एक शेर था। वह कहता है कि या अल्लाह, अब ऐसा दुश्मन मिलेगा कहाँ। यानी औरंगजेब को इस बात का गम था कि वह शिवाजी को जीते जी हरा नहीं पाया और उन्हें अपने हाथों से मार नहीं पाया। अब मुगल साम्राज्य में जश्न मनाया जाता है। हालांकि छत्रपति शिवाजी की मृत्यु 1680 में होती है और उसके एक साल बाद यानी 1681 में कहानी टेक प्लेस करती है मुगलों का सबसे सुंदर किला बुरहानपुर में, जहाँ पर भारत के मंदिरों और घरों से सोना चांदी हीरे जवाहरात लूटकर इकट्ठा किया जाता था। यानी बुरहानपुर को सोने की खान बोला जाता था। तभी अचानक वहाँ पर मराठा अटैक कर देते हैं। हालांकि मुगल सेना मेन दरवाजे से उनका इंतजार कर रहे थे, बट मराठा उनको बेवकूफ बनाने के लिए खाली घोड़े की टुकड़ी भेजते हैं और खुद पीछे से बुरहानपुर में घुस जाते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का बेटा संभाजी महाराज, जो मराठा सेना के साथ उन पर अटैक कर दिया है। मुगल लकड़ी के एक पुल से उनको रोकने की कोशिश करते हैं, बट संभाजी महाराज का घोड़ा उस लकड़ी के बड़े से पुल को भी लांग जाता है और फिर संभाजी महाराज मुगलों को मारने लगते हैं। और उसी बीच मुगलों का एक बच्चा युद्ध में फंस जाता है। अब संभाजी महाराज उस लड़के को बचाकर उसकी माँ को दे देते हैं। यानी वह भले ही मुगलों से लड़ रहे थे, बट वह औरतों और बच्चों को छूते भी नहीं। यानी वह अपनी मर्यादा के साथ लड़ते हैं। और तभी मुगलों का सेनापति मराठों की सेना को मार रहा था और संभाजी महाराज ये देखते हुए उसको मारने के लिए ऊपर जाते हैं और अचानक वह एक पिंजरे में गिर जाते हैं, जहाँ पर एक भूखा शेर था। वह संभाजी महाराज पर तुरंत अटैक कर देता है। संभाजी महाराज कहाँ कम थे, वह शेर का बेटा जिसे छावा बोला जाता है, संभाजी महाराज उस शेर को भी मार देते हैं और फिर वहाँ से निकलकर सेनापति को मारते हैं और बोलते हैं कि तू अपने मालिक से जा बता दे कि शेर नहीं रहा, बट उनका बेटा छावा अभी भी जिंदा है। अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की तो मुगल सल्तनत की छाती फाड़ देंगे और फिर बुरहानपुर को जलाकर खाक कर देते हैं और सारे गहने उठाकर लेकर चले जाते हैं। और मराठा सेना की टुकड़ी रात को एक जगह रुकती है, जहाँ पर संभाजी मराठा सेना को मोटिवेट करते हैं। वह बोलते हैं कि इस लड़ाई में हम हर धर्म का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। यहाँ हर धर्म का मनुष्य बिना लड़े जी सके। इस धरती का हर इंसान राजा की तरह चले और इस धरती की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा, माँ जगदम्ब की कसम, उसे मिटा देंगे। अब संभाजी महाराज अपने घर आते हैं और वहाँ कुछ और कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जैसे रश्मिका मंदाना, जो संभाजी महाराज की पत्नी का रोल प्ले कर रही हैं, जिनका नाम है येसुबाई, और फिर उनकी सौतेली माता जिनका नाम है स्वराबाई। उनका एक छोटा सा बेटा होता है जो संभाजी महाराज का सौतेला
अकेला छोटा भाई राजा राम होते हैं। वहीं संभाजी महाराज के दो सबसे करीबी मित्र को भी देखते हैं। एक तो कवि कलश जो मराठा दरबार के कवि होते हैं। हालांकि पहले वह मुगलों की सेना में रहा करते थे, बट अब संभाजी महाराज के दरबारी कवि थे, जिसकी वजह से लोग उन पर संदेह किया करते थे। बट संभाजी महाराज उनको जान से भी ज्यादा मानते थे। वहीं दूसरे संभाजी महाराज के मामा हम्बीराव मोहिते, जिसका रोल आशुतोष राणा ने प्ले किया है। अब देखते हैं कि युद्ध जीतने के बाद संभाजी महाराज के राज्याभिषेक की तैयारी की जाती है और खुशियों का माहौल था। बट इस चीज से संभाजी महाराज की सौतेली माता स्वराबाई खुश नहीं थी। दरअसल वह अपने बेटे राम राजे को गद्दी पर बिठाना चाहती थी और वह कहती है कि जिनकी जिंदगी में छुपना भागना लिखा हो वो कैसे राजा बन सकता है, क्योंकि जब औरंगजेब आगरा किला में छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके बेटे के साथ बंदी बनाया था, तो छत्रपति शिवाजी वहां से भागने के बाद संभाजी महाराज को मृत घोषित करके उनको छुप कर रहने को बोला था। बट संभाजी महाराज जब बड़े होते हैं तो वह छुप कर रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि मुगलों का आतंक बढ़ता जा रहा था, इसलिए वह बगावत कर देते हैं। तो संभाजी महाराज का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। वहीं येसुबाई के दो भाई यानी संभाजी महाराज के दो साले कान्होजी गनोजी दरबार में मौजूद थे। वह संभाजी से एक डिमांड करते हैं कि हमें गिरकान क्षेत्र का संपूर्ण अधिकार सौंप दिया जाए, जिससे हमें किसी भी चीज के लिए बार बार आपसे पूछना नहीं पड़ेगा। अब ये सुनकर संभाजी महाराज गुस्सा हो जाते हैं। वह बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें ये पावर दे दिया तो फिर सभी लोग मांगने लगेंगे और फिर अपना अपना देखेंगे, और ये कहकर इनकार कर देते हैं। उधर राजमाता संभाजी के राज्याभिषेक से खुश नहीं थी। वह अपने बेटे राम राजे को गद्दी पर बिठाना चाहती थी। तो देखने को मिलता है कि स्वराबाई प्लान बनाती है कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं संभाजी का कुछ बिगाड़ नहीं पाई, अब मुझे दुश्मनों से हाथ मिलाना पड़ेगा। तो राजमाता स्वराबाई औरंगजेब के बेटे मिर्जा अकबर से हाथ मिलाने के लिए उसके पास पैगाम भेजती हैं। उनका ये कहना था कि अकबर तुम्हारा दुश्मन औरंगजेब है और हमारा संभाजी, अगर तुम संभाजी को मारने में हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें दक्कन में जो भी मांगोगे खुशी खुशी दे देंगे। हालांकि इस चीज को मिर्जा अकबर स्वीकार नहीं करता। वह संभाजी से सारी बातें बता देता है, जो सुनकर संभाजी गुस्से से पागल हो जाते हैं। वह घर आते हैं स्वराबाई के साथ, जो दरबारी थे, जो इस प्लान में शामिल थे। संभाजी महाराज उन्हें हाथियों से कुचलवा देते हैं और फिर हम्बीराव मोहिते राजमाता को बहुत डांटते हैं। उधर औरंगजेब बुरहान किले के जलने से बहुत गुस्सा था। वह वहाँ आता है, ये सब देखकर बौखला जाता है। वह कहता है कि मैंने सिंहासन सभी भाइयों को मारने के बाद पाया था और अपने पिता शाहजहां को 8 साल तक बंदी बनाकर रखा था। वह कसम खाता है कि जब तक मैं संभाजी को पकड़ न लूं तब तक मैं ये ताज नहीं पहनूंगा। वह मुगल सेना को आदेश देता है कि जहां जहां जाओ सब कुछ लाल कर दो, किसी को भी मत छोड़ो, सबको मार डालो। मुगल सेना जहां जहां जाती वह वहां वहां सब कुछ तबाह कर दिया था। सभी बूढ़े बच्चे औरतों सबको मारते हुए दक्कन की तरफ बढ़ रहे थे। अब ये सब सुनकर संभाजी महाराज उनको रोकने की योजना बनाते हैं। वह कहते हैं कि हमें उन पर छुप वार करना पड़ेगा, यानी जब तक वह यहाँ आए हमें खुद जाकर उन पर अटैक करना पड़ेगा। अब संभाजी महाराज अपने मराठा सैनिकों के साथ निकल पड़ते हैं। कहीं जंगल में उनको मारते हैं, तो कहीं खेतों में, तो कहीं नदी के अंदर से निकलकर तीर धनुष से, तो कहीं गदा से। यानी संभाजी महाराज अलग अलग रूपों में मुगल सेना को खत्म करते जाते हैं। इस तरह वह मुगलों की लगभग आधी सेना खत्म कर देते हैं। इसी बीच राजमाता स्वराबाई का देहांत हो जाता है। संभाजी बहुत दुखी होते हैं। उधर मुगल मिर्जा अकबर पर भी अटैक कर देते, बट संभाजी मेन मौके पर आकर अकबर को बचा लेते हैं, क्योंकि वह उसको बचाने का वचन दिए थे। बट अकबर रायगढ़ आता है और संभाजी से बोलते है कि मैं अब यहाँ से दूर जा रहा हूँ, मेरी जान को खतरा है, आप कब तक मेरी रक्षा करोगे। अब अकबर चला जाता है, बट उसके बाद एक ऐसी घटना घटती है मानो मराठा साम्राज्य में दुख का सैलाब उमड़ पड़ा हो, क्योंकि संभाजी महाराज के सबसे चहेते हम्बीराव युद्ध के दौरान मारे जाते हैं। संभाजी एकदम टूट जाते हैं, बट उनका हौसला कम नहीं होता। वह बाकी के सभी प्रांतों से लोगों को संगमेश्वर इकट्ठा होने को बोलते हैं, क्योंकि उनका प्लान था कि मुगल सेना दक्कन से हमारा इंतजार करेगी कि यहाँ से मारने आएंगे, बट हम पहले से ही संगमेश्वर में इकट्ठा रहेंगे और वहाँ से घने जंगलों में छिपकर मुगलों पर अटैक करेंगे। हालांकि उनका ये भी मकसद था कि बाकी के प्रांतों से जो लोग भटक रहे थे वह मुगलों का साथ देने लगे थे, उससे संभाजी महाराज
उनको संगमेश्वर बुलाकर वहाँ पर मोटिवेट करते हैं, उनके अंदर मुगलों के खिलाफ जोश भरते हैं और सभी प्रांतों से लोगों को कल शाम तक इकट्ठा होने को कहते हैं। बट वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। संभाजी के 2 साले कान्होजी और गनोजी गद्दारी करते हैं। वह मुगलों से संभाजी का पता बता देते हैं कि संभाजी सिर्फ 150 सेना के साथ संगमेश्वर में छुपा हुआ है। यही नहीं, वह संगमेश्वर का सबसे शॉर्टकट खुफिया रास्ता भी बता देते हैं, जिससे मुगल उसी रात संगमेश्वर में आक्रमण कर देते हैं। अब संभाजी महाराज अपनी 150 सेना के साथ मुगलों से भिड़ जाते हैं, बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हैं। संभाजी 1000 मुगल सेना से अकेले भिड़ रहे थे, बट मुगल सेना उन्हें चारों तरफ से घेर रहे थे और जब संभाजी काबू में नहीं आते हैं तो उन्हें बड़ी सी जंजीर में बांध दिया जाता है और उनके साथ उनके मित्र कवि कलश को भी बंदी बना लिया जाता है। फिर उनको औरंगजेब के पास ले जाया जाता है। औरंगजेब संभाजी को देखकर बहुत खुश होता है। वह कहता है कि मैं तेरा 9 साल से इंतजार कर रहा था कि कब तेरा चेहरा देखूंगा। फिर औरंगजेब संभाजी से कहता है कि अच्छा एक बात बता, ये क्या है स्वराज जिसके लिए तू अपनी जान भी देने को तैयार है। अब संभाजी उसे बताता है कि सह्याद्री के पहाड़ों में, गोदावरी की लहरों में, रायगढ़ की मिट्टी में, नासिक की हवाओं में, लाखों मराठों की नसों में स्वराज है। अबे सुनकर औरंगजेब झल्ला उठता है। वह कहता है कि इसे इतना दर्द दो कि ये मौत की भीख मांगे और इसकी चीखें निकल जाए। औरंगजेब संभाजी की चीखें निकालने के लिए सबसे पहले उनके नाखून निकालने को बोलता है और मुगल सिपाही संभाजी की मुट्ठी खोलने के लिए कोशिश करते हैं, बट वो उनकी मुट्ठी तक नहीं खोल पाए। बट संभाजी महाराज खुद अपने हाथ खोलते हैं कि लो निकाल लो। अब नाखून निकालने के बाद भी संभाजी उप तक नहीं करते। उसके बाद अगली सुबह उनके शरीर पर नमक रगड़ा जाता है। अब भी संभाजी नहीं चीखते। औरंगजेब और उसकी सेना दंग रह जाती कि एक ऐसा आदमी है जिसे दर्द भी नहीं हो रहा। और फिर जब उनकी आंखों में गर्म सलिया डालता है, यानी उनकी आंखें फोड़ता है, फिर भी संभाजी नहीं चीखते। तो औरंगजेब उनकी जीभ काटने को बोलता है और फिर धीरे धीरे करके उनको मार देता है। कहा जाता है कि औरंगजेब 1 महीने तक उन्हें टॉर्चर किया था, फिर भी मुगल उनको मारने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। औरंग जीतने के भी बाद हार चुका था और वह लास्ट में कहता है कि अगर संभाजी जैसा मेरा एक भी बेटा होता तो मैं हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया पर फतेह कर लेता। संभाजी के मरते ही उधर उनके अनुसार राम राज्य को गद्दी पर बिठाया जाता है। इतिहास गवाह है कि हम अपनों की वजह से ही आ रहे हैं। अगर संभाजी के 2 साले गद्दारी नहीं करते तो आज अलग ही इतिहास होता। वेल, आपको क्या कहना है इस बारे में? संभाजी के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस।